नमस्कार साथियों। आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जिससे 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, यानी बहुत बड़ा इसका स्कोप है और छोटे छोटे सीधे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट उन क्वेश्चनों को बिना टाइम, जिस प्रकार आप मनोविज्ञान के अंदर क्वेश्चन कर पाते हो, जिस प्रकार से सीधे क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से उनको कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वाले जो एग्जाम हुए हैं, 4 एग्जाम हो चुके हैं, तो उनके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन है आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का हम हल करने वाले हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये 2020 के अंदर जो 8 जनवरी को 2020 को एग्जाम हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि ये ब्रेक 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैसे ये जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जितने भी 24 क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे उस पीडीएफ में, तो हम क्रम से हल करते जाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हल कर पाएंगे अभी इस वीडियो में। तो देखिए कि लेमडा बराबर 0.3 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणें 0.5 एंगस्ट्रॉम जालक अंतराल के लिए एक क्रिस्टल पर आपतित है, वह कोण जिस पर द्वितीय ब्रेग विवर्तन उच्चिष्ट प्रेक्षित होता है। तो कहने का मतलब सीधी सी आपको ब्रेग समीकरण लगानी है। ब्रेग समीकरण जब जालक तल के बीच की दूरी डी दे रखी हो तो 2d और साइन थीटा, 2d साइन थीटा बराबर क्या लगाना है, एन लेमडा लगाना है। 2d साइन थीटा बराबर क्या लगाना है, एन लेमडा लगाना है। 2 का 2, d कितना है, d जालक तलों के 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये 0.5 एंगस्ट्रॉम, साइन थीटा का साइन थीटा, और उसके बाद में n दूसरा है तो 2, और लेमडा कितना है 0.3, तो ये मैंने 0.3 कर दिया। ठीक है, अब देखो ब्रेग समीकरण लगानी है। जब जालक तलों के बीच की दूरी दी जाती है 2d साइन थीटा बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है, ध्यान रखिए। और जब परमाणुओं के बीच की दूरी दी जाती है तब d साइन थीटा बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है। तो 2 से 2 काट दीजिए और 0.3 के बटा में 0.5 भेज दीजिए। तो यहां से आपके पास में क्या आने वाला है कि जैसे ही देखिए बटा में भेजोगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/5। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या करना है आपको, 2d साइन थीटा बराबर क्या लगाना है, एन लेमडा लगाना है। 2d साइन थीटा बराबर क्या लगाना है, एन लेमडा है। कौन से क्रम का विवर्तन, दूसरे क्रम का, एन का मान 2, लेमडा दे रखा है, डी दे रखा है, एंगस्ट्रॉम दोनों तरफ है तो वो सेम ही रहेगा। तो थीटा आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स 3/5। तो पहला क्वेश्चन है आप कर दोगे। ऐसा ही मान लो पीछे वाले एग्जामों में क्या ब्रेग समीकरण पर क्वेश्चन आए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पीछे वाले एग्जाम के अंदर आए तो ये 20 के अंदर आया, तो पहले देखते हैं ब्रेग समीकरण के और भी क्वेश्चन आएंगे। ब्रेग समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से देखिए। यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, 2011 के अंदर 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, वो भी ब्रेग समीकरण से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2011 वाला, ये कह रहा है कि ये एक्स किरण, देखिए 2011 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि एक्स किरण लेमडा बराबर कितना, 1.5 एंगस्ट्रॉम का एक पुंज क्रिस्टल से टकराता है, पहला विवर्तन होता है, एन का मान 1, और विवर्तन उच्च 30 डिग्री के ब्रेग कोण पर प्रेक्षित होता है, थीटा का मान कितना 30। संगत क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, तो तलों के बीच की पूछिए तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे तलों के बीच की देर की है, तो 2d साइन थीटा बराबर क्या, एन लेमडा। 2d साइन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, एन लेमडा लगाएंगे। 2 गुणा d तो मुझे ज्ञात करना है, और साइन थीटा कितना देर का है, 30 देर का है, एन का मान 1, और लेमडा कितना देर का है, 1.5 एंगस्ट्रॉम देर का है। तो भाई वैल्यू पुट करो, 2 का 2,
डी कितना है ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। 2 से 2 गया, डी बराबर क्या बचा 1.5 बच गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी आराम से, बहुत ही इजी तरीके से। यानी 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा लगाओ और 2 नंबर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पाओ। ठीक है, तो ये 1.5 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है आ जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब वापिस हम देखते हैं तो 77वें से कहां से उठाया क्वेश्चन है 2011 वाले परिवेश ईयर वाले क्वेश्चन से ही उठाया है। ठीक है ना, तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है। 27 वीडियो ऐसे रिलीज कर दिए हैं, सभी देख लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अंत्य केंद्रित 78वां देखिए, अंत्य केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी का संकुलन गुणांक कितना होता है याद रखिएगा। यहां बता रहा हूं, वैसे नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वो भी उसमें हल कराऊंगा। अभी क्वेश्चन देखो, सिंपल क्यूबिक का होता है 52%, सिंपल क्यूबिक का कितना होता है 52%, एससी का। बीसीसी का कितना होता है 68%, एफसीसी का कितना होता है 74%। ठीक है ना, तो ध्यान में देखिए, इसमें केवल बीसीसी का पूछा है, तो बीसीसी का कितना प्रतिशत में नहीं हो तो 0.68 हो जाएगा, 0.68। यानी ये जो इनके जो सिंपल क्यूबिक ये है ना, यहां से क्वेश्चन उठता है, तो आज ही है ना इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। जो भी संरचनाएं है ना बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, एससी, उनके आप खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है ना, तो सीधा टिक मारा, आगे बढ़े, 2 नंबर आपके खरे हो गए। देखते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं क्या, आए हैं तो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो आपको 2015 के क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पूछा गया है कि ये जो अंत्य केंद्रित घनीय संरचना होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, बीसीसी का जो संकुलन गुणांक है वो कितना होता है। 2015 से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया पिछले वाले एग्जाम से। तो ये देखो यहाँ कितना दे रखा है 68% दे रखा है। बहुत ही एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है ना, ये घनीय संरचना जो ब्रेवे जालक होते हैं। अब 2015 का ही एक क्वेश्चन मैं आपको यह दिखा देता हूं, 97 नंबर क्वेश्चन, कि ब्रेवे जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 7 क्रिस्टल समूह होते हैं, 7 तो क्रिस्टल समूह होते हैं, जिनमें ब्रेवे जालक होते हैं कितने 14। सीधा याद ही तो रखना है, ब्रेवे जालकों की कुल संख्या कितनी होती है 14 होती है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए, साथ में यह भी बताया कि जिस प्रकार से ब्रेग समीकरण इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो आप रफ कॉपी के अंदर कि सर ने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएं, इनकी सर्जरी तो टाइम मिलते ही करनी है। ठीक है, तो अब एक जो संरचनाएं शुरू में ही है ना हमारी सॉलिड स्टेट, उसमें ब्रेवे जालक दे रखे हैं, उसके बाद में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, इनके बारे में बहुत गहराई से समझ लो, 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन आगे परिवेश और आए हैं क्या देखते हैं। तो 2020 में 77वां क्वेश्चन आपने परिवेश ईयर से कर दिया, 78वां आपने परिवेश ईयर से कर दिया। अब देखते हैं 79 क्या कहता है। 79 कहता है क्रिस्टल के एस बैंड में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की, क्रिस्टल के एस बैंड में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है ध्यान से देखिए। एस बैंड में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर E0 माइनस का 2a कोस के ए से इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रभावी द्रव्यमान का एक है ना बहुत अच्छा सा सूत्र याद रखिए, m स्टार बराबर प्रभावी द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, h कट स्क्वायर d/e/dk स्क्वायर। यानी जो आपको एनर्जी दी जाती है, जो आपको एनर्जी दी जाती है, उसका 2 बार k के सापेक्ष अवकलन करके h कट स्क्वायर में भाग लगा दो। h कट स्क्वायर में क्या लगा दो, भाग लगा दो।
अब ध्यान से समझिएगा, मैं जब भाग लगाने वाला हूं तो एच कट स्क्वायर तो है, लेकिन अब मैं भाग इसमें लगाने वाला हूं 2 बार अवकलन। मैं साइड में करता हूं, ई बराबर ई नोट। ध्यान से समझिए, जब मैंने डी ई बट्टा डी के किया, 1 बार अवकलन किया, ई नोट कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस का 2 कोस के का क्या होगा, माइनस का साइन के आया, और ए का भी हो गया 2 बड़ा ए और छोटा ए और साइन के आ गया। लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एच कट स्क्वायर बट्टा 2a साइन के ए। ऑप्शन आपको मिल गया और आप टिक करके दौड़ गए, गलत हो गया। करना क्या है, 2 बार करो, दोबारा इसका अवकलन करो। क्या, d2e बट्टा डी के स्क्वायर, दोबारा करेंगे तो समझिएगा ये ए और आएगा ना, वापिस कोस बनेगा, 2a और छोटे ए का स्क्वायर और कोस के ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है, कोस के ए बनने वाला है। ये देखो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला एच कट स्क्वायर बट्टा d2e बट्टा डी के स्क्वायर। अब बट्टा में क्या जाने वाला है, बट्टा में आने वाला है 2 बड़ा ए छोटा ए का स्क्वायर और कोस के ए। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, एक सेकंड। तो आपने इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के क्या कर दिया, चौथा ऑप्शन राइट कर दिया। तो एम स्टार के बराबर क्या फॉर्मूला, एच कट स्क्वायर d2e बटा डी के स्क्वायर। 2 बार अवकलन कर दो। क्या ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी देखते हैं। जी हाँ, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 77 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है। ये देखो स्क्रीनशॉट मार लो, इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी क्या होता है, इफेक्टिव एच कट स्क्वायर बटा d2e बटा डी के स्क्वायर। बीच में क्या किया, बस ई का मान दिया 2 बार, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया। यहां सीधा फॉर्मूला याद है, वहां 2 बार अवकलन किया तो 2a स्क्वायर कोस के बट्टा में आ गया। और भी आए हैं, देखिए 2013 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने है, खुद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 3 क्वेश्चन प्रीवियस का ही आया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है कि इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यदि ई के में संबंध ए नोट बी के प्लस सी के स्क्वायर, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ई का एनर्जी का जो रिलेशन है वो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, ई के बराबर आपको दे रखा है, ये देखिए ध्यान से है। तो इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये देखना है। ठीक है, आप क्या करोगे, एच कट स्क्वायर में भाग लगाओगे। किसका लगाओगे, 2 बार के सापेक्ष अवकलन करके लगाओगे। पहली बार अवकलन करो, डी ई बटा डी के करो, क्या होगा, ए नोट कांस्टेंट 0, बी के का क्या हो जाएगा बी, सी के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2c के हो जाएगा। ऊपर वाले का दोबारे करो, d2e बटा डी के स्क्वायर करो तो 0, बी का भी 0 और 2c के का क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। भाग लगा दो, एच कट स्क्वायर बटा 2c कौन से ऑप्शन में मिलेगा, तीसरे ऑप्शन में मिलेगा, एच कट स्क्वायर बटा 2c। तो इफेक्टिव वाला आज है ना, कैसे आया पूरा समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। आज मैंने 3 इंपॉर्टेंट बता दिए। क्या, ब्रेग समीकरण आपको बता दी, बीसीसी एससीपी वो जो ब्रेवे जालक है वहां से इंपॉर्टेंट कर लो, और ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव द्रव्यमान के भी। तो 3 क्वेश्चन यदि परिवेश के आधार पर कर लेते हो तो बहुत बड़ी जीत होती है साथियों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, 2013 में एक क्वेश्चन आया 105, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम है जो आपके मिलर इंडिसेज है ना, जो आपके मिलर सूचकांक है उसका बहुत गजब का क्वेश्चन बार बार आ रहा है।
तो ये मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको अंत्यकण दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? अंत्यकण दिए जाएंगे 3A 3B और 2C। ए बी सी को छोड़ो, इनके गुणांक को पकड़ो, ठीक है। सर्वप्रथम मिलर सूचकांक एच के एल होते हैं, यानी एच के एल कैसे ज्ञात करने हैं? सबसे पहले तो इनको उल्टा करना है। जो भी आपको गुणांक दिए जाते हैं, जैसे 1/3, 1/3 और 1/2, उल्टा करने के बाद में जो हर है इनका लघुत्तम लेना है। क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 3 3 2 का लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6, और प्रत्येक को ऊपर 6 से गुणा कर दो, तो 6/3, 6/3 और 6/2। जो भी उत्तर आएगा उल्टा करने के बाद में लघुत्तम से गुणा कर दो, जो भी उत्तर आएगा वो मिलर इंडिसेज यानी मिलर सूचकांक होंगे। क्या होंगे? 6 में 3 का भाग लगाया 2 आया, 6 में 3 का भाग लगाया 2 आया, 6 में 2 का भाग लगाया 3 आया, तो इसके मिलर सूचकांक हो गए 2 2 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उल्टा करके लघुत्तम से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन और आए हुए हैं। 2011 में क्वेश्चन नंबर 74 आया हुआ है, यही सेम टू सेम मूल सदिश एबीसी वाले क्रिस्टल के अक्षों का एक तल क्रम से 3A 2BC पर काटता है। इस तल के मिलर सूचकांक क्या होंगे? मैंने क्या बताया? अभी आप खुद करो। मैंने ये बताया कि 3, ये दे रखा है कि 3A 2B और C पर काटता है। उल्टा करो इनको, उल्टा किया 1/3, 1/2 और 1/1, सी का गुणांक 1 है। लघुत्तम लेके गुणा कर दो, 3 2 का लघुत्तम आया 6, मैंने गुणा किया तो 6/3, 6/2 और ये हो जाएगा 6। भाग लगाया, 6 में 3 का भाग गया कितनी बार? 2 बार। उसके बाद में 6 में 2 का भाग 3 बार, 6 में 1 का भाग 6 बार। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। तो मिलर सूचकांक पर पीएचडी कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से उस टॉपिक को पूरा पूरा तैयार के। इस वीडियो का मकसद यही है कि अभी मोस्ट बता दूं आपको, उसके बाद में तो सॉलिड स्टेट चलती रहेगी, ठीक है। फिर और देखते हैं, एक 2015 में इफेक्टिव जो मास का मैंने बताया प्रभावित द्रव्यमान का, उसका एक क्वेश्चन और आ रखा है 96 वाला। क्या कह रहा है? देखिए, यह कह रहा है कि E का मान दे दिया ये, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, एच कट स्क्वायर में किसका? 2 बार, तो A का 0 हो गया। पहली बार किया तो क्या आया? K प्लस का 2CK आया। फिर आपने 2 बार और किया तो K का, तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा? B बच गया, तो 0 हो गया। अभी वाला जो मैंने किया ना एच कट स्क्वायर बटा 2C वाला, सेम ही आंसर आ जाएगा। एच कट स्क्वायर 2C, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे चलते हैं, 15 वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? ठोसों की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर दिसंबर वाला 2000 जो आपका 18 वाला हुआ था, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हर एक एग्जाम के लिए, चाहे ACF हो चाहे CSIR नेट हो, ये क्वेश्चन किसी के लिए कोई नुकसान थोड़ा ही करते हैं। तो ठोसों की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा समानुपाती होती है, यानी यदि हमें आइंस्टीन मॉडल वाला जब नियम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक ग्राफ आता है, तो उसमें फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है, मैं जो आंसर बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी किस प्रकार से आया ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं फटाफट सभी के आंसर बता देता हूं। तो ठोसों की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा समानुपाती होती है कितने? T³ के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विशिष्ट ऊष्मा CV समानुपाती होती है T³। और उच्च ताप पर CV क्या होती है? 3R होती है। उच्च ताप पर CV क्या होती है? 3R होती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसका ग्राफ भी हम बनाते हैं ना CV और टेम्परेचर के बीच में, तो ये पहले तो T³ इस प्रकार से आती है, फिर ऐसे ग्राफ आता है ना, ये भी हम नोट्स में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ठोसों की निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? T³ के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अब यदि हम आगे बढ़े तो फिर ये हो गया हमारा 96 वाला क्वेश्चन। मैंने एच कट ब्रेवेज चालक कितने हो गए? 14। अति चालक के क्रांतिक ताप की पदार्थ के समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है।
तो ध्यान से समझ लो, इसका रट्टा मार लो। इसके जो इक्वेशन होगी वो m टी सी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट अल्फा का मान 0.5। अब ऐसा ही मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं कि यह समस्थानिक के द्रव्यमान पर निर्भर m∝Tc बराबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट अल्फा का मान 0.5 की यानी 0.45 से 0.5 होता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल की टाइप में। ये जो क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन 2011 में आया हुआ। 2011 में क्वेश्चन नंबर 78 आया हुआ है कि पारे के द्रव्यमान 199.5 के, यानी यहां आपको पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, m1 दे रखा है, पहली वाले में m1 दे रखा है, के लिए क्रांतिक ताप Tc1 दे रखा है, और समस्थानिक प्रभाव के अनुसार m2 दे रखा है, और समस्थानिक के लिए क्रांतिक का ताप T2 निकालना है। तो कंडीशन क्या लगानी है आपको, वही लगानी है m1 की पावर अल्फा बराबर Tc1 बराबर m2 की पावर, यानी ये जो आप फॉर्मूला लगाओगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या लगाना है, m∝Tc कांस्टेंट m की घात अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.5 ले लेना। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं m1 बट्टा m2 की घात जो अल्फा होती है वो T2 बट्टा T1 की घात बराबर होती है। अब वैल्यू जो कुछ भी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 0.5 कर लेना, और बाकी आपको वैल्यू दे रखी है Tc1 भी दे, आपको ज्ञात करना है, T1 ज्ञात करना है, यानी T2 ज्ञात करना है। T1 दे रखा है 4.15 और M1 दे रखा है 199.5, M2 दे रखा है 203। इसको जब हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.146 केल्विन, 1 तो ये केवल थोड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक अतिचालक में पर हुआ फ्लक्स का क्वांटम क्या होता है, hc/2e होता है, hc/2e सीधा याद रखना है। उसके बाद में क्रांतिक ताप के नीचे अतिचालक, यानी इसका ऑप्शन है ना ऊपर वाले का, दूसरा हो जाएगा। 110 में क्रांतिक ताप के नीचे अतिचालक के लिए आपको पता है E भी 0 और B भी 0, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में ये हमने अभी किया, ये मिलर इंडिसेज वाला कर लिया है। फिर ड्यूलोंग और पेटिट के नियम के अनुसार उच्च ताप पर ठोसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा 3R होती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो T0 हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्रोनिंग पेनी मॉडल, अब जो भी नाम आ रहे हैं ना, ये ड्यूलिंग पेटी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्रोनिंग पेनी मॉडल के अनुसार कण की ऊर्जा E और के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, परवलयकार होता है, सीधा आपको ध्यान में रखना है, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में देखें तो एक क्रिस्टल में आयन एक दूसरे के विपरीत कंपन करते हैं पर उसका द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है। आयनों पर आवेश विपरीत प्रकृति के जाल कंपनों के दौरान क्रिस्टल उत्पन्न करता है, तो अनुप्रस्थ प्रकाशिक तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये 74 अभी मैंने मिलर इंडिसेज वाला कर दिया, और 75 है वो ब्रेग नियम से हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 76 किस प्रकार से आप करोगे, 0.01 सेमी त्रिज्या के तार के में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यह हो तो इलेक्ट्रॉन का माध्य अपवेग, अरे भाई वीडी ज्ञात करना है। 12th क्लास वाला जो मेरा विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना, वो देख लेना चाहिए। यानी वीडी का सूत्र क्या होता है, ये हमारे पास में जो अपवन वेग का सूत्र होता है, वीडी बराबर होता है I/NEA। ठीक है, आई आपको 1 दे रखा है, एन कितना दे रखा है, 10 की घात 28 दे रखा है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 होगा। फिर एरिया आपको अलग से निकालना है, πr², तो 3.14। आर निकालना है, आर देखो तार की त्रिज्या 0.01 सेमी यानी 10 की घात -2, तो सेंटीमीटर, फिर मीटर में बदलोगे -4, फिर इसको स्क्वायर में बदलोगे 10 की घात -8 हो जाएगी। भाई एक ही सूत्र लगाना है, वीडी बराबर क्या लगाना है, सूत्र आपको लगाना है वीडी बराबर I/NEA, सूत्र लगाना है, सारी वैल्यू दे रखी है, ए बराबर πr², हल कर लेना 0.02 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12th क्लास वाला ये सवाल था। तो उसके बाद में ये मैंने करवाई दिया इफेक्टिक वाला। तो यहाँ से देखिए 24 क्वेश्चन आए थे। एक बार मैं PDF आपके पास में यहाँ से चलता हूँ, 78 हमने 2011 का क्वेश्चन कर लिया। समस्थानी m∝Tc कांस्टेंट वाला सूत्र लगा के करिएगा। उसके बाद में इफेक्टिव द्रव्यमान के सूत्र वो हमने कर दिया 77, और ये जो 76 है इसके अंदर
आपको VD बराबर I/NE वाला सूत्र लगाना है और काम आपका हो जाएगा। और ये हमारे पास में 75 है, इसमें ब्रेक समीकरण लगानी है, आपका काम हो जाएगा। तो 2000 है। और मिलर इंडिसेज वाला मैंने बता दिया। फिर ये अनुप्रस्थ प्रकाशिक तरंगे, तो ठीक है, तो इनका आंसर हो गया। फिर 107 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। 106 का आंसर T⁻0 हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें 105 का, तो इसका भी हमने तरीके से आपको बता दिया। 110 का E0 B0 हो जाएगा। 109 का एक अतिचालक में क्या हो जाएगा, HC/2E हो जाएगा। फिर इसका हमने कर ही लिया, इफेक्टिव द्रव्यमान के सबसे ज्यादा अंत केंद्रिक BCC का कर लिया। N∝TC 98 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, 97 का 14 हो जाएगा, और 96 का H⁻²2C। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास में 81 क्वेश्चन है, तो यदि परम ताप T, तो लोरेंस संख्या क्या होती है, L बराबर K/σT, डायरेक्ट याद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आगे वाले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि नोट्स के माध्यम से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्रेवे जालक की इस नोट्स की एक एक लाइन यदि आपने याद कर ली या समझ ली तो वो एक रामबाण साबित होगी। जैसे सीधी सीधी लाइन है, ब्रेवे जालक 7 क्रिस्टल समूह में त्रिविम जालकों की संख्या 14 होती है, वही 14 ब्रेवे जालक, इसका क्वेश्चन ये इस नोट्स में से आया हुआ है। उसके बाद में जो हमारे पास में संकुलन गुणांक सिंपल क्यूबिक का 52% होता है, BCC का संकुलन गुणांक कितना होता है, 68% होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे हम आगे वाले वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं कि ये घनीय ये संरचनाएं क्या होती है, इनको हम डिटेल से समझने वाले हैं। आप भी बुक्स के माध्यम से कुछ समझते जाइए, केवल मेरे भरोसे नहीं रहिए, और इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बताइए। जैसे मैं तो इनको समझाने वाला, अब कोने कोने पर फलक पर ये बात आपकी इस नोट से ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, खुद आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। पढ़ने का मैं तो केवल जैसे मिलर सूचकांक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2011, 14, 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करना है। तो यहाँ मैंने बता दिया मिलर इंडिसेज कैसे आपको उल्टा करना है, फिर लघुत्तम लेके गुणा करना है, तो इस प्रकार से माइनस वाला हो तो बाहर का चिन्ह लगाना है। इनको भी हम आगे वाले वीडियो में डिटेल से, ब्रेग समीकरण है 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा लगाओ, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लावीय समीकरण है, ब्लोच प्रमेय है, क्रोनिग पेनी मॉडल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो इफेक्टिव जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आवर्ती विभव की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में द्रव्यमान होता है, H⁻²/d2E/dk²। इस प्रकार से यदि हम ग्राफ बनाए, ये देखो E और K में ग्राफ बनाए तो ये परवलयकार आता है। ये ग्राफ किस प्रकार से, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही बार बार, जैसे उच्च ताप पर CV3R होता है, निम्न ताप पर CV3³ होता है, ग्राफ किस प्रकार से होगा CV में और T में। तो ये सारी बातें नोट्स के अंदर सीधी आपकी कुछ समझ में नहीं आएगी। जब आप ये देखो ठोसों की जालक उष्मा चालकता क्या होती है, पहले खुद देखिए, पढ़िए। इन नोट्स को मैं समझाने वाला हूँ। फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट है उन बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइंस्टीन का जो मॉडल है उस पर बार बार क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये देखो वेल्डमान फ्रांज लो सीधा K/σT बराबर L, तो इसका डायरेक्ट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से यदि हमें याद है, समझने के बाद में समझा, तो हमने MSc BSc में बहुत सारा समझ लिया। अब वक्त है इनको एक नोट्स में उतारने का और परीक्षा में फटाफट इनका आंसर देने का जो वक्त है वो आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। और जैसे बोर मैग्नेटोन का मान क्या होता है, EH/2m से 9.27 10⁻⁻24 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये सारी बातें हम आगे वाले वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। एक बार जितना यहाँ से आपकी कुछ समझ में आए या उतनी अच्छी बात है। माइसनर इफेक्ट क्या होता है, तो ये सारी बातें हमें देखनी है। जैसे समस्थानिक प्रभाव है, N∝TC बराबर कांस्टेंट, इस प्रकार से हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू 0.4 से 0.5 के बीच होती है। तो ये बातें डायरेक्ट, ये देखो अभी चुंबकीय वह होता है फाइनोट H/2E होता है। तो ये सारी की सारी बातें जो कूपर युग्म क्या होते हैं इसके बारे में भी बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद यही था, आपको मैं ये बता दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर भी जो परिवेश में क्वेश्चन आए हैं वो आपके चल रहे हैं। PDF
और सूत्रों की दे रखी है, तो इनको आप देखिए, खुद बुक लीजिए और खुद ही काम करिए, इसी में आपका सबसे बड़ा फायदा है। तो सॉलिड स्टेट के लिए जो मेरी सीरीज चल रही है उसके लिए मैंने तो आज बड़ा बड़ा काम आपके लिए कर दिया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन चाहे 2020 के अंदर आए हुए हैं। ये 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बताया नहीं, तो इसमें चौथा आंसर हो जाएगा, सभी दोलित्र भिन्न आवृत्तियों से दोलन। आप आइंस्टीन का मॉडल पढ़िए ना, इसके अंदर पूछ रहे थे, आपके सारे आंसरों के जवाब वहीं मिल जाएंगे यदि आपने आइंस्टीन का मॉडल पढ़ लिया। चाहे ये वेडमान फ्रेंच नियम पढ़िए ना, के बटा सिग्मा टी बराबर एल वाला, दौड़ा दौड़ा आपके आंसर आ जाएगा। ये भी आप आंसर, तो क्रांतिक धारा, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, अतिचालकता थोड़ी पढ़िए, ठीक है। तो ये सभी आगे हम पढ़ेंगे, चाहे 95 हो। तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये 2020 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। कौन से? ये 77 से लेकर आपके 80 तक 2020 के अंदर क्वेश्चन आए, 81 82 तक 2020 में आए हैं। 2015 में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, 95 96 97 98 और 99 के। और उसके बाद में ये 2013 में आए हैं, 108 नंबर क्वेश्चन आया है, 109 नंबर क्वेश्चन, 110, 111, ये फिर 105 नंबर भी क्वेश्चन उसी में आया हुआ है, 106 नंबर भी क्वेश्चन वहाँ 2000 और 107। फिर ये 2011 में 73 नंबर क्वेश्चन आया है, 74 नंबर क्वेश्चन आया है 2011 में, तो 75 नंबर क्वेश्चन आए, तो 76 और 77 ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 78। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो के माध्यम से, तो इससे आपका टाइम बच गया, आपको पता लग गया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे वाले वीडियो लेके आएंगे। जो मैंने पीडीएफ आपको फटाफट बताई, उनको बोर्ड के माध्यम से पहले उनको एक्सप्लेन करके फिर वहां से समझाऊंगा कि यहाँ मैंने जो सिंबल लिखा है उनका क्या मतलब है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।